नमस्कार मित्रों, सहज प्रभा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हिंदी भाषा की विकास यात्रा पर बात करेंगे और इसे समझेंगे। इसके लिए हम बिल्कुल सरल भाषा में हमने नोट्स तैयार किए हैं और उसी को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो समय ना गवाते हुए प्रारंभ करते हैं। बस एक गुजारिश है कि आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें तथा यदि यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक करें। तो शुरू करते हैं हिंदी भाषा की विकास यात्रा। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। वैसे तो यदि विश्व में भाषाओं का एक देखा जाए तो 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। विश्व की 3000 भाषाओं, इसमें द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइक, बांटू, अमेरिकी या रेड इंडियन, काकेशस, सूडानी, बुशमैन, जापानी, कोरियाई तथा भारोपीय ये परिवार आते हैं। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी भारत एवं यूरोप तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में जो फैली भाषाएं हैं वो सभी भारोपीय परिवार में आती हैं। इसका मूल स्थान है ब्रांदेस्ताइन, जो यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में किर्गिज के मैदान में स्थित है। भारोपीय परिवार की 2 शाखाएं हैं, एक शतम और एक केंतुम। इसे शतम भी कहते हैं। शतम के अंतर्गत अल्बानियन, आर्मियन, बाल्टो-स्लाविक, थेसो-फ्रीजियन और भारत ईरानी सम्मिलित है। भारत ईरानी नाम की एक आर्य भाषा भी है और केंतुम के अंतर्गत तोखारियन, केल्टिक, जर्मनिक, इटैलिक, क्रीक तथा इलीरियन शामिल है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी की 3 शाखाएं मानी हैं, ईरानी दरत और भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्यों ने ईरानियों एवं दरत लोगों से अलग होकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिम एवं पश्चिमोत्तर सीमा से भारत में प्रवेश लिया था। भारतीय आर्य भाषाओं का यदि विभाजन देखें तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलती हैं और मध्यकालीन भारतीय भाषाओं का जो समय है आर्य भाषाओं का वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय 1000 ईस्वी से अब तक का माना जाता है। प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं जिनका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इसमें बात करें तो वैदिक संहिताएं जो 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक है और संस्कृत शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो वाल्मीकिकृत रामायण में मिलता है। यानी रामायण में संस्कृत शब्द का प्रथम प्रयोग हमें देखने को मिलता है और संस्कृत के 2 रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है और लौकिक संस्कृत का समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत में वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, प्राचीन उपनिषद आदि रचे गए हैं। वैदिक संस्कृत के भी 3 रूप हैं, उत्तरी, मध्यदेशी और पूर्वी। लौकिक संस्कृत में उत्तरी रूप को प्रामाणिक माना गया है। पाणिनि ने उसे ही अष्टाध्यायी का आधार बनाया है। अब मध्यकालीन आर्य भाषाओं का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का है और इसे प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत यानी वह भाषा जिसका संस्कार नहीं किया जा सकता और जनता की जो जबान पर बिना संस्कारित हुए अपने प्राकृत रूप में रही है वो प्राकृत भाषा कहलाती है। यह भाषा वैदिक और लौकिक संस्कृत से उद्भूत नहीं हुई है, यानी ये केवल जनता के द्वारा ही उद्भूत इसे माना जा सकता है।
और इसका विभाजन है कि पहली प्राकृत जो है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चलती है, दूसरी प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का है, और तीसरी प्राकृत का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का है। पहली प्राकृत 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक जो है उसे पाली कहा जाता है, पाली के नाम से जाना जाता है, और इसका प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखित दीपवंश में मिलता है। इसे मागधी भाषा भी कहा जाता है, और गौतम बुद्ध से संबंधित साहित्य जातक धम्मपद, मिलिंद पन्नहो, बुद्ध घोष की अट्ट कथा तथा महावंश प्रमुख हैं। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में पाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस भाषा के भी 4 रूप हैं: पश्चिमोत्तरी, दक्षिणी, मध्यवर्ती और पूर्वी। अशोक के शिलालेखों में भी यही भाषा अंकित है। दूसरी प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चलती है। इसे प्राकृत ही कहा गया है। इस प्राकृत के धर्म, प्रदेश, प्रयोग, लेखन आदि के आधार पर कई भेद हुए हैं। जैसे शौरसेनी यानी मथुरा और सूरसेन के आसपास के जो प्रदेश थे उनमें बोली जाने वाली, पैशाची कश्मीर के आसपास, महाराष्ट्री महाराष्ट्र में, अर्धमागधी मगध और मथुरा के बीच के प्रदेश में बोली जाने वाली, मागधी मगध के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, और केकई पाकिस्तान में लहंदा का क्षेत्र जो है वो केकई क्षेत्र था, और टक जो पंजाबी का क्षेत्र है वो टक नाम से, और खस हिमाचल एवं आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र था, और ब्राचड़ यानी सिंध का जो क्षेत्र था। इस प्रकार दूसरी प्राकृत के भेद हुए। तीसरी प्राकृत का जो समय है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का है। इसे अपभ्रंश, अवहत, देश भाषा, देशी भाषा आदि अनेक नामों से इसे जाना जाता है। वैसे अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वो बिगड़ा हुआ है, विकृत है, और प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ में अपभ्रंश के 27 भेद माने गए हैं, लेकिन इसके मुख्य भेद केकई, टक, ब्राचड़, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी ही है। और हिंदी का विकास मूलतः शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, या कहें कि शौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंशों से हुआ है हिंदी का विकास, या आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश से माना जाता है। आधुनिक आर्य भाषाएं, अपभ्रंश का जो प्रारंभ है वो कब से है, इस संबंध में डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। वहीं डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास हुआ है। तो अपभ्रंश का जो प्रयोग है वो कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय में निम्न पात्रों द्वारा किया गया है, और 6वीं शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य भामान है भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्योपयोगी भाषा बताया है। अपभ्रंश भाषा का जो साहित्य है या इसका प्रयोग जो साहित्य में वो 1200 ईस्वी तक हुआ है, यद्यपि इसका काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ही माना गया है, और 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था, या कहें कि आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हो चुका था या प्रयोग होने लगा था। तो इन्हीं अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाओं में जो इनका 1000 ईस्वी से विकास हुआ और 1100 ईस्वी से लिखित साहित्य उपलब्ध होता है।
आधुनिक आर्य भाषाओं का। इसमें सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमिया, उड़िया, नेपाली आदि शामिल हैं। और अब हम बात करते हैं सीधा हिंदी के विकास की। तो हिंदी का नाम ईरानियों की देन है। ये कुछ ऐसा है जैसे बच्चा अपने यहाँ पैदा होता है और नाम उसका कोई पड़ोसी रख रहा हो। तो ईरानी जो लोग संस्कृत की सै ध्वनि का है उच्चारण करते थे, यानी ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृत की सै ध्वनि फारसी में है बोली जाती है। जैसे सप्ताह का हफ्ता, असुर का अहुर, सिंधु का हिंदू। सिंधु नदी के पार के संपूर्ण भूभाग को हिंद कहा जाने लगा और हिंद की जो भाषा थी वो कहलाई हिंदी। भारत में जन सामान्य की भाषा के लिए भाषा या भाखा प्रयुक्त हुआ। जैसे कबीर ने भी अपने दोहों में कहा है, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। तुलसी ने भी कहा कि भाखा भनित मोरी मति थोरी। जायसी ने लिखा, लिखी भाखा चौपाई कहे। केशव ने कहा, भाखा बोल न जानहि जिनके कुल के दास। अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो के समय ही मध्य देश की भाषा के अर्थ में हिंदी और हिंदवी शब्द प्रचलित हो गए। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की थी। इस ग्रंथ में भाषा का अर्थ हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन के जफरनामा 1424 ईस्वी में मिलता है। हिंदी का विकास क्रम देखें तो संस्कृत भाषा आती है पहले, उसके बाद पाली का स्वरूप, फिर उसके बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अवहट्ट और फिर हिंदी। अपभ्रंश का ही रूप एक अवहट्ट है, फिर हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से जन्मी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय है उसे संक्रांति काल कहा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास और गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट्ट कहलाती है और अवहट्ट में विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी सुप्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। दोहा या दुहा मूलतः अपभ्रंश का ही छंद है और अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। जो अपभ्रंश के भेद हैं उसमें सौरसैनी अपभ्रंश, जिनसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी भाषाएं विकसित हुई हैं, और पैशाची अपभ्रंश से लहंदा, पंजाबी विकसित हुई हैं। ब्राचड़ से सिंधी निकली और महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो खड़ी बोली के विकास की बात करें तो शुद्ध खड़ी बोली या हिंदवी के पुराने नमूने अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसूदराज की रचनाओं में मिलते हैं। हिंदी का वास्तविक रूप में आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 कालों में विभाजित किया गया है, जैसे आदिकाल यानी 1000 से 1400 ईस्वी तक का, मध्यकाल 1400 से 1900 ईस्वी तक का, और आधुनिक काल
1800 से अब तक का ये भाषा, हिंदी भाषा का काल। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम यदि बात की जाए तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में स्थित था, इसका योगदान रहा। यहाँ के आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, और यह अध्ययन क्यों किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखानी थी। उन्हें हिंदी सिखाने के लिए इन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की थी। गिलक्राइस्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। इसमें इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय है। इन्होंने इनका पूरा योगदान किया। जैसे इंशा अल्लाह खां ने ठेठ बोलचाल की भाषा में रानी केतकी की कहानी लिखी। इस भाषा को वो ठेठ बोलचाल की भाषा कहते हैं। लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा। सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान, आध्यात्म रामायण और रामचरित्र प्रसिद्ध हैं, और सदा सुखलाल का सुख सागर आप सभी जानते हैं। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो उदंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। 1828 में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन हुआ और 1829 में अंग्रेजी सरकार ने इसे बंद कर दिया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 ईस्वी में निकाला, जिसकी भाषा थी हिंदुस्तानी यानी उर्दू मिश्रित हिंदी। इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ था, और 1854 ईस्वी में कलकत्ता से समाचार सुधावर्षन दैनिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ, और पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका निकाली। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालयों के लिए अनेक हिंदी पुस्तकों की रचना भी की। उनका एक हिंदी भाषा के विकास में योगदान रहा। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया था। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। इसमें हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ी सहायता मिली। उन्होंने जो अपने ग्रंथ थे, जो उनके प्रवचन थे, उन्हें हिंदी में प्रकाशित किया, प्रचारित किया। इससे हिंदी को ही बल मिला। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इससे विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन हुआ जो हिंदी में थी, खड़ी बोली में थी, और जो खड़ी बोली का प्रयोग का जो विकास की धारा बहती है वो भारतेंदु युग से बहती है। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो एक कालखंड है, उसमें बड़ी तीव्र गति से हिंदी गद्य का विकास हुआ, और इस गद्य के साथ खड़ी बोली अपने मानो रथ पर बैठकर दौड़ने लगी। भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा गया, या गद्य का जनक कहा गया। इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 ईस्वी, बाला बोधनी 1874 ईस्वी में ये पत्रिकाएं निकाली। बाला बोधनी के विषय में तो कहा जाता है कि बाला बोधनी जो स्त्रियों के लिए निकाली गई पत्रिका थी, इसमें ये स्त्री शिक्षा पर बल देते थे, तो उसके लिए उसमें कई बार ऐसी योजनाएं पत्रिका को प्रसारित करने के लिए निकालते थे, और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतेंदु जी निकालते थे, जिसमें
कहा जाता है एक बार इन्होंने निकाला कि जो बच्चियां हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त कर लें तो उन्हें भारतेंदु जी की तरफ से बनारसी साड़ी पुरस्कार स्वरूप दी जाती थी। तो महिला शिक्षा को बल भी इस पत्रिका के माध्यम से भारतेंदु जी ने दिया और साथ साथ साहित्य का उत्थान तो वो करते ही रहे। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर था नवजागरण और भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख रचनाकार थे उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण आदि थे। हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी और इंडियन प्रेस प्रयाग का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ और इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। इसके बाद यदि बात करें द्विवेदी युग की, जो 1900 से 1920 का समय है, सरस्वती पत्रिका का तो प्रकाशन पहले प्रारंभ हो चुका था और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसकी कमान संभाली, ये संपादक नियुक्त हुए और सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी की आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश या 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश। डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को जागरण सुधार काल कहा और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरल शुद्ध भाषा प्रयोग पर बल दिया। ये रचनाकारों में के जो रचनाओं थी उसमें व्याकरण शुद्ध करते थे, व्याकरण की शुद्धि पर इन्होंने बल दिया, परिमार्जित भाषा पर बल दिया। द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों में मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथू राम शर्मा शंकर, सियाराम शरण गुप्त, स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन इत्यादि। छायावाद युग इसके बाद प्रारंभ हुआ, जिसका समय कुछ 1916 से मानते हैं, कुछ 1918 से 1936 तक का समय माना जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान इसे दिया जाता है। इसके प्रमुख कवि हैं प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा और अन्य कवि जो इस कालखंड के आसपास हुए, जिन्होंने अन्य धाराओं में कविता रची। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरुभक्त सिंह इत्यादि, जिन्होंने अन्य काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य का सृजन किया। प्रगतिवादी युग की बात करें तो 1936 से 1942 तक का यह समय रहा और आदि प्रवर्तक इसके थे कार्ल मार्क्स। जो राजनीति में मार्क्सवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है और प्रगतिवादी कवियों ने भी जो रचनाएं की वो खड़ी बोली में की। तो खड़ी बोली हिंदी का ही ये विकास हुआ। प्रमुख कवि थे नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रामदेव राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि। साहित्य सृजन में प्रयोगवाद 1943 से 1979 तक ये धारा रही। तार सप्तक 1943 में निकला, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा 1959, चौथा 1979 में। संपादक रहे अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित रहा। इसी कारण समीक्षकों ने अज्ञे को अस्तित्ववादी घोषित किया। नई कविता के प्रमुख तत्वों में अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है और नई कविता जो पत्रिका था
उसका प्रकाशन 1954 में हुआ और इसके जो संपादक थे वो डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त थे। इसे इलाहाबाद से प्रकाशित किया जाता था। हिंदी के विकास में गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। दक्षिण में राष्ट्रकूटों और यादवों का राज्य स्थापित होने पर वहां हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। हिंदी की विकास यात्रा अब तक चल रही है, बह रही है, और इस विकास में अनेक संस्थाओं ने योगदान दिया। इन संस्थाओं का हम जिक्र करते हैं, इनके स्थापना वर्ष को जानते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, जिसका स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयाग 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा काशी 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास 1915 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय संगीत परिषद बंबई 1919, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद गुजरात 1920, हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड 1929, नागरी लिपि सुधार समिति ये गांधी जी के अध्यक्षता में हुई थी और इंदौर में मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी और 1936 में इसकी प्रथम अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र 1936, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी असम 1938, बंबई हिंदी विद्यापीठ बंबई 1938, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बंबई 1942, राष्ट्रभाषा परिषद पुणे 1945, देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश 1947, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1951, हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1953, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली 1953 ईस्वी में, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली 1959, नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली 1975, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा 1957। तो आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। यह इसका प्रथम भाग है। अगला भाग आपके बीच कुछ समय बाद हम लेकर आएंगे। आपको यह अंक, यह भाग, यह प्रयास कैसा लग रहा है, इसके विषय में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और हमारा बल बढ़ाएं। साथ ही यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक शेयर करें, अपने मित्रों को यह वीडियो साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।